नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं? आशा करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आपके एग्जाम से संदर्भित आज रीजनिंग में पार्ट 97 करने वाले हैं, जिसमें टॉप 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं। ये सारे प्रश्न आपके प्रीवियस ईयर में पूछे गए प्रश्न के संग्रहित प्रश्न हैं। इसका अधिक से अधिक प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब आते हैं सीधा प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 है। वीडियो शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी संख्या से संबंधित है वही और इससे प्रश्नवाचक चिन्ह से संबंधित है, तो प्रश्नवाचक चिन्ह का मान ज्ञात करना है। 356 को हम क्या करें, 45 प्राप्त कर लें, या 45 को क्या करने से 356 प्राप्त कर लें। तो हम 356 को 45 प्राप्त करने के लिए इसके अंकों को 3 और 6 को यदि हम जोड़ते हैं तो 3 + 6 9, और गुने ये संख्या को हम गुना कर देते हैं, यहाँ लाके 5 से गुना कर देते हैं बीच की संख्या से, तो 9 × 5 = 45। तो हमें 45 प्राप्त हो जाता है। देखिए 45 प्राप्त हो गया। तो वही हम 152 के साथ करेंगे। 152 के साथ हम जब ये चीज़ करेंगे 152 के साथ, तो शुरू और अंत की संख्या को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे। शुरू में हमारा कितना है, शुरू में 1 है और अंत में 2 है। इस संख्या को जोड़ के और मिडिल वाली संख्या से हम क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। 5 से गुना कर देंगे तो 2 × 1 = 3, 3 × 5 = 15। हमारा आंसर क्या आ जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 15 आ जाएगा। और जो ऑप्शन में कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो हमारा ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 है। नीचे दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा वो ज्ञात करना है। 3 × 9, 3 को 9 से संबंध हम जब करते हैं तो 3 × 9 प्राप्त होता है, लेकिन क्षेत्रिक 18 होना चाहिए था। ये पैटर्न यदि हम 3 से गुना यहाँ करते तो यहाँ पे 18 होना चाहिए। तो यह पैटर्न हमारा यहाँ पे वर्क नहीं कर रहा है, तो हम कौन सा पैटर्न देखेंगे, दूसरा देखेंगे कि आखिर 3 को क्या किया गया है, किससे संबंधित किया गया है, किस पैटर्न में ढूंढा गया है। तो 3 को यदि हम इसके साथ जोड़ते हैं तो 3 दूनी 6, 2 से गुना किए, 2 से गुना कर दिए तो 3 दूनी 6 हो गया। और 9 को 12 लाने के लिए 9 में 3 जोड़ दिए, यहाँ 3 जोड़ दिए और यहाँ 2 से गुना किए। अब इस 6 को 2 से गुना किए तो 6 दूनी 12 हो गया। अब 12 में 3 जोड़ दिए तो 15 हो गया। देखिए पैटर्न हमने ढूंढ लिया। 12 दूनी 24, 12 को 2 से गुना किया तो 24 हो गया। और 15 में कितना से जोड़ेंगे तो 18 हो जाएगा, 3 जोड़ने से। हमने पैटर्न ढूंढ लिया। अब हमारा पहला प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे 2 से गुना करेंगे तो 24 दूनी 48 हो जाएगा। और 18 में 3 जोड़ेंगे तो 18 × 3 = 21 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया, 48 21, जो ऑप्शन बी में दिया है। कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन बी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 है। कलम, किताब, रबर। कलम का संबंध किताब के साथ, किताब का संबंध रबर के साथ ज्ञात करते हुए हमें इस शब्दों का डायग्राम बनाना है। कलम एक अलग वस्तु का नाम है, लेकिन लिखने वाला चीज ही है। किताब भी एक अलग वस्तु का नाम है। ये कलम हो गया, ये किताब हो गया। और रबर भी एक अलग वस्तु है, ये रबर हो गया। तो इस प्रकार का डायग्राम हमारा ऑप्शन सी में दिख रहा है, तो ऑप्शन सी हमारा सही हो जाएगा। इस तीनों शब्दों के बीच कोई संबंध बन नहीं पा रहा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 4। एक निश्चित कूट भाषा में ईयर को 2037 PBU को इतना लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में डिग को क्या लिखा जाएगा। अब यहाँ प्रश्न में दिया हुआ है ईयर को EAR, ईयर को क्या लिखा है यहाँ पे 2037। तो कैसे प्राप्त करेंगे कोड, यहाँ पे क्या किया है, ये E5 नंबर 1 नंबर, तो यहाँ 20
और 37 किया है तो R 18 नंबर। R कितने नंबर पे होता है? 18 नंबर। क्रॉस करके देखते हैं, E कितने नंबर पे होता है? 5 नंबर। और A कितने नंबर पे होता है? 1 नंबर पर। सबका नंबर डाल दिए। अब सबका नंबर जब डाल देते हैं और तब हमें 20 लाना है। हमें कोड पहला क्या लाना है? 2 या 20। यहाँ 18 है तो 20 लाने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें 2 जोड़ देंगे। 20 लाने के लिए हम +2 कर दिए तो 20 हमारा आ गया। इसमें 2 जोड़ देंगे तो 3 आ गया हमारा। देखिए 20 आ गया, 3 आ गया, और इसमें 2 जोड़ देंगे तो 7 आ गया। हमारा कोड ज्ञात हो गया। हम कैसे कोड ज्ञात किए? क्या PBU में यही पैटर्न लगा हुआ है? तो हम ढूंढेंगे। ढूंढिए इसको। यहाँ पे PBU का कोड 24। U का क्रॉस जब करेंगे हम तो U का क्रॉस क्या हो जाएगा? U का क्रॉस हो जाएगा, U होता है 21 नंबर पे, P होता है 16 नंबर पे, और B होता है 2 नंबर पे। सब में 2-2 जोड़िए। कितना जोड़ना है? 2-2 जोड़ना है। तो +2, ये कितना हो जाएगा? 24। देखिए 23 कितना हो जाएगा? 23। देखिए यहाँ पे 23 है। इसमें फिर 2 जोड़ेंगे 4, यहाँ पे 4 है। 16 में 2 जोड़ेंगे 18। देखिए यहाँ पे कोड 18 है। इसका मतलब हमने पैटर्न ढूंढ लिया कि शब्दों के बीच संख्याओं के साथ क्या पैटर्न लगा हुआ है, क्या संबंध है। तो हम DIG का निकालेंगे जब कोड। जब DIG का कोड निकालेंगे तो DIG का यहाँ निकालते हैं, DIG का कोड। तो G का क्रॉस 7 नंबर, D का क्रॉस 4 नंबर। 7 में 2 जोड़ेंगे तो 9, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6। तो जोड़ के हम यहाँ लिखते हैं 6, और I होता है 9। 9 में 2 जोड़ेंगे तो 11। 9, 11, 6। 9, 11, 6 ऑप्शन बी में दिख रहा है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? 9, 11, 6। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पे कौन सी संख्या आएगी? अब 14 और 13 को क्या किया गया कि 3 प्राप्त होगा। तो 14 में से 13 घटाएंगे तो 1 प्राप्त होगा। घटाने से तो संभव नहीं दिख रहा है, तो दूसरा क्या पैटर्न लगाएंगे? 14 और 13 को यदि जोड़ देते हैं, 14 13 को जोड़ दें तो कितना हो जाता है? जोड़ दें तो हमारा हो जाता है 7, 1, 1, 2, 27। और 27 को 9 से भाग लगा दें तो 9 तिये 27। क्लियर? अब उसी प्रकार 27 और 54 को जोड़ दें तो 7, 4, 11, 5, 2, 7, 1, 81। 81 में 9 से भाग लगा दें तो 9, 9, 81। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगा? 9 आंसर आएगा, जो ऑप्शन डी में दिया हुआ है। हम पहले पैटर्न ढूंढते हैं, आखिर इसमें पैटर्न लगा हुआ क्या है। बस पैटर्न पे हम आंसर को बैठा के आंसर निकाल लेते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित प्रश्न में दिए गए विकल्प में से विषम अक्षर समूह को चयन करना है। विषम अक्षर समूह क्या है? तो जब इसके अंकों को जोड़ते हैं तो 4, 2, 6, 6, 6, 12। क्या प्राप्त हुआ? 12। 6, 6, 12, 12, 4, 16। इसके अंकों को जब जोड़ते हैं तो यहाँ 16 प्राप्त हो रहा है। 2, 3, 2, 5, 5, 8, 5, 13। 8, 3, 11, 11, 7, 8, 3, 11, 11, 7, 18। अब देखिए अंकों का जोड़ हमारा, जितना भी हम संख्या लिए उनके अंकों का योग, यहाँ पे सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है, यहाँ भी सम संख्या है, लेकिन ऑप्शन सी हमारा हो जाएगा सही आंसर, जो विषम संख्या है, यही अलग हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प दी गई श्रृंखला को पूरा करेगा? अब पूरा करेगा तो 4, 4 का 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 है। तो 4, 4 का भाग कर लेते हैं पार्ट। 1, 2, 3, 4, 4, 4। इसमें 3 अक्षर दिया हुआ है और 4 अक्षर दिया हुआ है। 3 अक्षर दिख रहा है और चौथा एक गायब है, उसे प्राप्त करना है।
तो तीसरे स्थान पर यहाँ पे सी दिखा रहा है और यहाँ भी आपका तीसरे स्थान पे सी दिखा रहा है, तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। हमारा एक सीरीज कंप्लीट हो गया, मतलब बी डी सी एफ का ये सीरीज है, बी डी सी एफ, बी डी सी एफ। तो हमारा पहला बी, उसके बाद डी, उसके बाद फिर डी, उसके बाद एफ और सी। यह ऑप्शन कहाँ पे हमारा दिख रहा है, तो ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 8। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे पर, देखिए यह इससे संबंध है तो इसका संबंध हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पे साफ आसानी से दिख रहा है कि आप यदि इस अक्षर को शब्दों को देखिएगा तो इस आर को फर्स्ट वाले को लास्ट कर दिया और लास्ट वाले को फर्स्ट कर दिया है। तो हम फर्स्ट वाले को क्या कर देंगे, लास्ट कर देंगे, लास्ट में डाल दिए जे को, और लास्ट वाले को क्या कर देंगे, फर्स्ट कर देंगे, कर दिए। अब दूसरा और तीसरा में क्या संबंध है, ये ज्यों का त्यों रख दिए, यह ज्यों का त्यों क्रम रख दिया, तो यह भी क्रम यू का यू ही रह जाएगा और जे का जे ही रह जाएगा। तो डबल यू डबल जे हमारा जहाँ पे आंसर होगा डबल्यू डबल जे, ऑप्शन डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन डी आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। ई एफ का भाई है, डी ई की पत्नी है, जी एच का पिता है। देखिए ई कौन है, एफ का भाई है, तो एफ का भाई मतलब तीर जिधर है वो भाई हो जाएगा एफ का, एफ के तरफ से ई जैसे आया तीर के समान और उस बीच में हम भाई लिख दिए तो भाई ई हो जाएगा, तीर के मुंह के सामने वाला वो रिलेशन होता है। अब क्या है, अब यहाँ पे दिया हुआ है डी ई की पत्नी है, ई की एक पत्नी है, ई की पत्नी है डी, हमने पत्नी लिख दिया, डी ई की पत्नी है लिख दिया। जी एच का पिता है, इसमें जी कहीं है ही नहीं, हमने जो अभी डायग्राम बनाया उसमें जी का और एच का कोई जिक्र नहीं है, तो अभी उस सेंटेंस को हम बाद में देखेंगे। एफ जी की बहन है, एफ के बारे में दिया हुआ है तो एफ जी की बहन है, एफ कौन है, यहाँ जी लिखेंगे और जी की बहन है, बहन डाल दिए, जी की बहन एफ है लिख दिए, ये सेंटेंस कंप्लीट। अब हमारा जी और एच, जी जब प्राप्त हो गया तो अब एच के बारे में समझ लेते हैं। एच का पिता जी है, जी किसका पिता है, एच का पिता है, एच का पिता, हमारा तीर का निशान ऊपर हो जाएगा और पिता लिखा जाएगा, एच का पिता जी है। हमने डायग्राम बना लिया। अब हमारा संबंध प्रश्न में क्या पूछा गया है कि ई जी से कैसे संबंधित है, मतलब ई यहाँ पर है जी से, तो जी का ई कौन होगा, हमें ये ज्ञात करना है, जी का ई कौन हो जाएगा, तो जी का जैसे से है यहाँ पे लगा हुआ, उस से हम चले जाएंगे जिसके बारे में पूछा है, तो ई के बारे में पूछा है, ई की तरफ, बस यही हमारा आंसर ढूंढने का तरीका है। प्रश्न में से जहां से होगा से हम चले जाएंगे जिसके बारे में पूछा गया। अब यहाँ देखते हैं जी और ई में संबंध क्या है। जब जी का बहन एफ है और एफ का भाई ई है तो ये तो भाई ही हुआ ना, इसका बहन का भाई तो अपना भाई ही हो जाएगा, तो इस प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10। यदि ए का अर्थ जोड़ है तो ए को कट करेंगे, जोड़ का चिन्ह डाल देंगे। बी का अर्थ गुना है, बी जहां पर भी है उसको कट करेंगे और गुना का चिन्ह डाल देंगे। सी का अर्थ घटाव है, सी को कट करके घटाव का चिन्ह डाल देंगे। डी का अर्थ भाग है, डी जहां पे है उसको कट करेंगे और भाग का चिन्ह डाल देंगे। डाल दिए, अब इसको सॉल्व करेंगे। 50 जोड़ 86 घटे 40 10 गुने 5, सॉल्व कीजिए। 50 जोड़ 86, पहले हम भाग को लगाएंगे 4, फिर गुना करेंगे 5 के 20, 50 जोड़ 86 घटे 20, 50 में से 20 घटा लेंगे 86, या 86 को जोड़ लेते हैं, 8 5 13 माइनस 20 बराबर 126। हमारा आंसर क्या आ रहा है, 50, 8 5 13, 6 का 6, 50, 86 को जोड़ेंगे तो 136
और 5 चौके 20 घटाएंगे तो 116 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 116। आंसर हमारा क्या आ गया? 116, जो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित शब्दों को एक तर्कपूर्ण एवं अर्थपूर्ण क्रम में व्यवस्थित करना है। छोटा से बड़ा की तरफ जाना है। अब देखिए इसमें सबसे छोटा शब्द खाओ, फल, बीज, तोरो और पौधा में सबसे पहले बीज को हम बोएंगे। 3 नंबर बीज बोने के बाद क्या बनता है? वो पौधा बनता है। 5 नंबर उसके बाद हो जाएगा। पौधा क्या करता है? फल देता है। 2 नंबर उसके बाद हो जाएगा। फल देने के बाद हम क्या करते हैं? फल पकने के बाद तोड़ते हैं उसको और तोड़ने के बाद खाते हैं। तो 35,241 35,241 हमारा देखिए ऑप्शन ए में दिख रहा है, तो ऑप्शन ए हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 12। एक डिजिटल घड़ी में 8:40 का दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? चूंकि जब वो कलाई वाला घड़ी होता है तो उसका प्रतिबिंब हम निकाल सकते हैं, लेकिन डिजिटल घड़ी जो होता है उसमें अंक होता है। जैसे 8:40 है तो इसमें दर्पण में क्या बनेगा? दर्पण यदि ये इधर इधर दर्पण होगा तो हमारा प्रतिबिंब क्या बन जाएगा? 40, 4 उल्टा बन जाएगा ऐसे, और 8 का 8 ज्यों का त्यों हो जाएगा। तो ये हमारा उत्तर सही निकलेगा ही नहीं, मतलब ज्ञात नहीं किया जा सकता है इस प्रश्न को। इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 13। यदि एप्पल बराबर 521, मोबाइल बराबर 612, तो एक्सप्लेन का कोड क्या हो जाएगा? एप्पल के बारे में दिया है यहाँ पे 521, तो एप्पल को 521 कैसे किया गया? APPLE, एप्पल का कोड 521। तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 5 अक्षर हैं इसमें। कुल कितने अक्षर हैं? और इस 5 अक्षर को क्यूब किया गया तो 125, और 125 को क्रॉस करके स्थान परिवर्तन कर दिया गया। 5 को ले आया शुरू में, 2 को बीच में ज्यों का त्यों, 521। देखिए कोड मिल गया, हमारा कोड मिल गया। अब हम मिलाएंगे किसका? अब हम मिलाएंगे मोबाइल का। मोबाइल का भी मिलाएंगे तो 1 2 3 4 5 6, 6 का हम क्या करेंगे? क्यूब। 6 6 36, 36 6 216, और 216 को जब क्रॉस स्थान करेंगे परिवर्तन, 6 यहाँ पे, 2 यहाँ पे, 1 612। देखिए कोड हमारा आ गया। बस यही सेम चीज हम एक्सप्लेन के साथ भी करेंगे। XPLAINE में कितना शब्द? 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का क्यूब जब करेंगे तो 8 8 64, और 64 8 8 64, 64 का क्यूब हो जाएगा 521। 521 को जब क्रॉस करेंगे हम, 521 ने 64 का, हम जब 8 का क्यूब निकालिए, 8 8 64, और 64 8 64, 8 800 के 32, 8 6 के 48, 512 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 512, 512 हो जाएगा। अब इसको जब क्रॉस करेंगे हम स्थान को तो 215 हो जाएगा। हमारा आंसर क्या आ गया? 215। आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है हमारा क्वेश्चन नंबर 14। एक पंक्ति में रवि बाएं छोर से 19वां है, रोहन बाएं छोर से 8वां है। एक ही पंक्ति है और रवि और रोहन दोनों है। एक पंक्ति है, ये रवि इधर से बाएं तरफ से हम जब गिनते हैं, रवि बाएं छोर से 19वां नंबर पर है, रोहन बाएं छोर से, और रोहन भी क्या है? 8वां नंबर पे है। रोहन भी 8वां नंबर पे है। तो इसके बीच में 8 और 19 के बीच में, दोनों बाएं छोर से ही है, 8 और 19 के बीच में कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं? तो 8 लाइन खींच लेते हैं। 8 1 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और 19। तो काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 व्यक्ति बैठे हुए हैं। कुल कितने व्यक्ति बैठे हुए हैं?
एक तो तरीका है, इसे हम निकाल सकते हैं। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका हम लगाएंगे कि 19 में से जो बड़ी संख्या क्रम का होगा उसमें से 8 को घटा लेंगे और फिर हम 1 घटा लेंगे, क्योंकि इस कुर्सी पर तो या तो ये बैठेगा या तो ये बैठेगा, इसलिए हम कुर्सी 1 माइनस ज़्यादा कर लेते हैं। 19 में से 8 गया, 19 में से 9 गया तो 10। या दूसरा तरीका ये भी है निकालने का और एक तरीका ये भी है। तो ऑप्शन बी हमारा क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। फिर से समझ लीजिए इसको। यहाँ पे कुछ चेयर लगा हुआ है, ये एक आदमी 19 नंबर पे बैठा हुआ है, एक आदमी 8 नंबर पे। तो इस बीच में कितना आदमी बैठा हुआ है? दोनों इधर से ही काउंट किया गया है, दोनों इधर से ही काउंट किया गया। तो 8 के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 और 19वां तो है ही बैठा हुआ। तो इस बीच में हम किसको काउंट करेंगे? इसी लाइन को ना। ये कुल 10 लाइन है, तो 10 कुर्सी और बीच में लगा हुआ है, 10 व्यक्ति और कोई बैठा हुआ है। तो वही आंसर हमें ढूंढना था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 15। नीचे दिए गए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा? सही है। अच्छा, विकल्प देखिए, 22 का उल्टा 24 हो जाएगा, 22 का विपरीत 44 हो जाएगा, 24 हमने बोल दिया, 44 हो जाएगा। 11 का विपरीत 33 हो जाएगा, 11 का विपरीत 33 हो जाएगा और 66 का विपरीत 55 हो जाएगा, 66 का विपरीत 55 हो जाएगा। हमने विपरीत लिख दिया। विपरीत का मतलब होता है, विपरीत का मतलब होता है, ये विपरीत हो गया। विपरीत, विपरीत का मतलब होता है जब भी कोई घन होगा, मतलब कोई भी पासा होगा, वो उसमें 22 दिखेगा या 24, दो में से कोई एक दिखेगा। 22 दिखेगा, 22 दिखेगा या 24, 11 दिखेगा या 33, 66 दिखेगा या 55, दोनों में से कोई एक पासे में दिखना चाहिए। अब जैसे यहाँ 55 दिख रहा है, तो इस पासे में 55 के अलावे 66 नहीं दिखना चाहिए। 44 दिख रहा है तो हमारा पासा ए सही होना चाहिए। पासा 2 देखते हैं। यहाँ 44, इसमें क्या दिया? नीचे दिए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा? यहाँ 44 दिख रहा है तो यहाँ 66 दिख रहा है। 44 दिख रहा है, 44 का उल्टा, अच्छा 22 दिख रहा है तो 22 के साथ 66 दिख रहा है। नीचे दिए गए घन आकृति से कौन सा विकल्प दिखाई देगा? कौन सा विकल्प दिखाई देगा? 22 दिख रहा है तो 44 दिख रहा है। देखिए आपका 22 यहाँ पे दिख रहा है, 22 है तो 44 नहीं दिखना चाहिए, 44 दिख रहा है। इसका मतलब ऑप्शन ए नहीं होगा। ऑप्शन बी में 44 दिख रहा है तो 22 नहीं दिखना चाहिए, 22 नहीं दिख रहा है। 66 दिख रहा है तो 55 नहीं दिखना चाहिए, 11 दिख रहा है तो 33 नहीं दिख रहा है। तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यदि 44 यहाँ पे है तो 44 के सामने 22 नहीं होना चाहिए, 22 कहीं नहीं है, नहीं है। 66 दिख रहा है तो 66 के सामने में हमें 55 नहीं आना चाहिए, 55 है कहीं, इसमें नहीं है। 11 यदि दिया हुआ है तो 11 के सामने 33 नहीं होना चाहिए, 33 है, नहीं है। इसका मतलब यह पासा हमें बनेगा, बाकी पासा यहाँ देखिए ये सी क्यों नहीं बनेगा, सी को समझिए। 33 यहाँ दिख रहा है, 66 दिख रहा है तो 22 दिख रहा है तो यहाँ पे 66 दिख रहा है, 33 दिख रहा है तो 11 दिख रहा है, 66 दिख रहा है, 11 दिख रहा है, 55 दिख रहा है। तो 55 और 11 यहाँ पे दोनों नहीं दिखना चाहिए, 55 और 11 यहाँ पे नहीं दिखना चाहिए। तो ऑप्शन डी भी नहीं होगा। 55 11 जब नहीं दिखेगा, 55 और 66 नहीं दिखेगा तो हमारा 33 और 11, 66 और 55, 22 और 44, यहाँ पे ये 11 हो जाएगा। 33 और 11 नहीं दिखना चाहिए, टाइपिंग मिस्टेक है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 16। नीचे दिए गए कथनों को सत्य मानिए, बताइए कौन सा निष्कर्ष कथनों को तार्किक
सभी यू एम है, जितने भी यू हैं ये यू है, सभी यू क्या है, एम है, एम हो गया। कुछ जी एम है, एम का कुछ भाग जी है। हमने डायग्राम बना दिया। अब निष्कर्ष पढ़िए। कुछ जी यू है, कुछ जी यू, जी और यू के बीच में कोई संबंध ही नहीं है, तो कुछ कहाँ से होगा, कोई नहीं है। कोई नहीं है तो कुछ कहाँ से होगा, कोई है ही नहीं, तो ये हमारा निष्कर्ष कट गया। अब हमारा निष्कर्ष 2 देखेंगे। कुछ जी एम है, कुछ जी एम के बीच में है, देखिए कुछ भाग एम में है ना जी का, तो हमारा निष्कर्ष 2 सही है। तो निष्कर्ष 2 केवल अनुसरण करता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 17। नीचे दी गई आकृति में कितने वर्गों की संख्या है। अब यहाँ पे हम रो और कॉलम दोनों काउंट करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3। जब वर्गों में रो डज नॉट इक्वल टू कॉलम हो, कॉलम के बराबर जब ना हो, तो हमारा कौन सा नियम लगता है, हमारा लास्ट से हम गुना करते जाएंगे। लास्ट में 7 है और 3 से गुना करेंगे, तो 7 और 3 को गुना कर दीजिए। 7 को 3 से गुना कीजिए तो 21 हो गया। 6 को 2 से गुना कर देंगे, 6 गुना 2, 6 दूनी 12 हो गया। 5 को 1 से गुना कर देंगे, 5 गुना 1 हो गया। बस इसको जोड़ लेंगे हम, 5 2 7, 1 8, 2 1 3, 38। हमारा आंसर क्या हो गया। जब रो और कॉलम बराबर ना हो तो हम वर्गों की संख्या कैसे ज्ञात करते हैं, हम अंत से वर्ग की संख्या को अंत से गुना करके हम उसका आंसर ढूंढते हैं, और यह हमारा ऑप्शन डी आंसर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 18। नीचे दिए गए विकल्पों में से ए बी रेखा दर्पण चिन्ह, दर्पण प्रतिबिंब चयन करना है। ये डी यहाँ पे क्या हो जाएगा, उल्टा डी हो जाएगा। तो उल्टा डी वाला यहाँ पे कौन कौन है, शुरू में उल्टा डी होगा। यहाँ के है, ये ऑप्शन तो होगा ही नहीं। यहाँ उल्टा डी है, ये ऑप्शन भी नहीं होगा, के शुरू में दे दिया है, शुरू में यहाँ डी हो जाएगा। अब हम शुरू का के देखते हैं, तो अंत में लास्ट में के हो जाएगा, हमारा उल्टा के हो जाएगा ऐसे। अब अंत में यहाँ पे क्या दिया, ये तो खत्म, ये 2 ऑप्शन खत्म। यहाँ भी अंत में के और यहाँ भी अंत में के। अब हम क्या मिलाएंगे, अब हम यहाँ पे एस मिलाएंगे, तो एस हमारा यहाँ सीधा है तो यहाँ उल्टा हो जाएगा एस। एस कैसे होगा, ऐसे हो जाएगा। तो ये एस हमारा इस दोनों ऑप्शन में यहाँ पे उल्टा है और यहाँ सीधा एस दे दिया है, तो इसका मतलब ऑप्शन बी भी हमारा नहीं होगा। तो बचा हमारा ऑप्शन सी। हमारा ऑप्शन सी। हम बहुत कम समय में इस तरह के प्रश्न को हल कर सकते हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 19। उस विकल्प का चयन करें जो दी गई श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आएगी। प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पे क्या आएगी, यह तीर का निशान दिया हुआ है आपका इस दिशा में, मतलब इस दिशा से ये फिर नीचे की दिशा में, ये नीचे की दिशा में अगले में आ गया और फिर अगले में चला गया ये इस दिशा में। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के दिशा में ये तीर चला जाएगा ऊपर की ओर, तीर गया ऊपर की ओर। अब तो ऊपर की ओर तो हम ले आए, वो भी मिडिल में रहेगा। अब ये जेड, ये 0 यहाँ पे आ गया था इस आकृति में, और जेड या वाई हो गया यहाँ पे, 1 माइनस होके वाई हो गया। अब ये 0 आ गया यहाँ पे और 1 माइनस होके वाई एक्स हो गया। अब ये 0 हो जाएगा यहाँ पे, इसमें 0 हो जाएगा यहाँ पे, 0 हो जाएगा यहाँ पे, और x में 1 घट जाएगा तो w हो जाएगा यहाँ पे। तो अब देखिए यह इस प्रकार की आकृति हमें a में नहीं दिख रहा है, b में भी नहीं दिख रहा है, c में भी नहीं दिख रहा है, ऑप्शन डी में दिख रहा है। तो ऑप्शन डी हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20। वह विकल्प चयन करें जो प्रस्तुत चित्र अंतर्निहित है। निहित वाला है, घुमाने की अनुमति नहीं है। तो यह आकृति देखिए, यह आकृति जो है हमारा यहाँ पे निहित है, देख रहे हैं, यह आकृति यहाँ पे निहित है। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ऑप्शन डी, ऑप्शन बी भी नहीं होगा, ऑप्शन ए भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट कर दीजिए। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद,
जय भारत।